पाठ्य पुस्तक वसंत भाग का पाठ 2, जिसका नाम क्या है? दादी माँ। दादी माँ पाठ पढ़ा था हमने और इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह, जिन्होंने ये लिखा है। तो इसमें बताया था कि लेखक जो थे वो मन से परेशान रहते थे और उनकी इस परेशानी को देखकर उनके दोस्त अक्सर चिंतित हो जाते थे और उनको खुश करने के लिए आने वाली गर्मी की छुट्टियों का याद दिलाते थे। तो लेखक अपनी दादी को याद करते हुए पुरानी स्मृतियों में हो जाया करते थे कि उन्हें उनकी दादी से बहुत लगाव था। कैसे बारिश में भी, मतलब कहते हैं ना, बारिश जब सावन में बारिश आती है तो बच्चे खाना खाए बगैर एक बार रह सकते हैं, लेकिन जहाँ तालाब में पानी भर जाता है ना तो उसमें डुबकी लगाए बगैर नहीं रह सकते। तो वही बताया था लेखक ने। फिर वो बताते हैं किस प्रकार उनकी जो दादी थी वो बारिश में भीग कर आई झाग वाले पानी का वो दैवीय शक्ति मांगती थी। बुखार से अक्सर बारिश के मौसम में बच्चों के बुखार हो जाता है तो कैसे उस झाग वाले पानी की मिट्टी उनके सिर पर लगाया करती थी। आज हम उससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। जो दवाइयाँ थी 50 तरह की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम करती। क्या? दवाइयों का उपचार बता। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवक और गुड़ मिश्रित जलधारा, गूगल और सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाई नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती। मतलब बिस्तर नहीं बदलता कोई तो उन्हें बहुत बेचैनी हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस जहाँ पर खाना बनाया जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी यानी नब्ज देख लेते हैं और पुनः मिक्सचर। जब बच्चे मलेरिया हो जाता है, बारिश के दिनों में होने वाला बुखार अक्सर मलेरिया होता है। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी इधर उधर इकट्ठा हो जाता है, उसमें क्या पनप जाते हैं? मच्छर पनप जाते हैं और जब वो मच्छर हमें काटते हैं तो क्या होता है? हमें मलेरिया हो जाता है। मलेरिया को सही करने की दवाई कौन सी है? कुनैन की दवाई, जो कि कुनैन की मिक्सचर की शीशी की 1/3 के डर से बुखार भाग जाता। अगर 1/3 शीशी एक बार में पीनी पड़ती थी, तीसरा भाग उसका तो डर की वजह से पहले बुखार भाग जाया करता था। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। उससे आगे लेखक कहता है कि यह सौभाग्य है कि किशन भैया की शादी सुनिश्चित हुई। उनके भाई थे किशन, उनकी शादी निश्चित हो गई। दादी माँ उत्साह और खुशी के कारण दिन भर कार्यों में बाहर व्यस्त रहती। जैसे घर की संपूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं पर हो, पूरे घर की जिम्मेदारी जैसे दादी माँ के ही ऊपर हो। पड़ोस की महिला जब दादी को बुलाने आती तो वह कहती कि देखो बहन, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, शादी ब्याह का घर है, एक काम भी अगर मैं ना करूं, मैं देर से न करूं तो जरूरी नहीं कि मैं हो जाए। मतलब ये मान लो शादी की पूरी जिम्मेदारी जैसे दादी माँ के कंधों पर थी। वैसे यह बात सभी जानते हैं कि दादी माँ किसी काम को नहीं करती, पर उनका हर काम में दखल न होने से देर हो जाती। मतलब जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो काम को जल्दी करवाने के पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि काम नहीं करती लेकिन कहकर काम करवाया करती थी। एक दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ किसी से नाराज हो रही है। पता चला कि पास ही रामी की चाची छिपकर खड़ी है। दादी कहती है कि धन्नो, अच्छी तरह से सुन ले, सूद सहित आज ही मेरे रुपए दे दो। तुझे शर्म तो आती नहीं है, मांगने के लिए चली आई। किसी ने तुझे
बार बार विनती करने पर भी एक पैसा नहीं दिया, तब मैंने तुझे पैसे दिए और अब तू कहती है कि आज नहीं फसल कटने पर दूंगी। तेरे लिए क्या अब दूसरी फसल पैदा होगी? इस तरह बुरी तरह से वो उस पर रामी की चाची पर क्रोधित होकर उसे डांट रही थी। उससे आगे लेखक कहता है कि जब रामी की चाची से दादी माँ ने रुपए मांगे तो दादी माँ ने उस पर बहुत क्रोध प्रकट किया। रामी की चाची ने कहा कि मालकिन मैं रुपए अवश्य दूंगी। वह विनती करती हुई अपने आंचल को हाथों से पकड़कर दादी माँ के पैर छूने के लिए झुकी। उसने झुकते हुए कहा कि बिटिया की शादी है। किसने? रामी की चाची ने। तब तक दादी माँ पीछे हट गई। उसने कहा हट हट, मैं अभी नहा कर आई हूँ। लेखक ने जब छुआछूत की भावना से भरा जब यह निर्दय व्यवहार देखा तो उसने इस प्रसंग को टालने के लिए दादी माँ से कहा बेचारी गरीब है, उसके पास अभी के लिए कुछ नहीं है, फिर कभी दे देगी। यह बात सुनकर दादी माँ ने लेखक को भी झिड़क दिया, जोर से डांट दिया। लेखक कहता है कि रामी की चाची और दादी के बीच हुई बातचीत मैं तो भूल ही गया। उसको तो ध्यान ही नहीं है कि रामी की चाची के साथ उसकी क्या बातचीत हुई। एक दिन रास्ते में अचानक रामी की चाची से भेंट हुई, मुलाकात हुई। वह दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी कि पुत्रों से भरपूर घर में सुख समृद्धि आए। मैंने पूछा धन्नो चाची क्या बात है? मतलब उसने लेखक ने जब देखा था तो दादी माँ रामी की चाची को खूब जोर से डांट रही थी और छुआछूत भी कर रही थी कि उसको पैरों के हाथ नहीं लगाने दे रही थी। लेकिन क्या बात हुई वो लेखक को भी नहीं पता। जब लेखक की भेंट उससे हुई तो वो उसकी दादी को खूब वो दे रही थी, मन से दुआएं कि क्या करी। मैंने पूछा धन्नो चाची क्या बात है? आज तो आप बहुत खुश हैं। वह अंदर से प्रसन्न होकर बोली बेटा मैं धन्य हो गई, मेरा उद्धार हो गया। क्यों? भगवान मेरी मालकिन का कल्याण करे। वे कल ही मेरे घर आई, उन्होंने मेरा सारा कर्जा माफ कर दिया। इतना ही नहीं 10 रुपया और देकर कहा धन्नो जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। कुछ रुपयों के लिए समाज में हंसी नहीं होनी चाहिए। बेटा मालकिन तो देवता के समान है, मैं उनकी आभारी हूँ। मतलब लेखक को बड़ा अचंभा हुआ कि मेरे सामने तो दादी उसको जोर जोर से डांट रही थी और पीछे से उसकी मदद भी कर रही थी। लेखक कहते हैं कि जब रामी की चाची से पूछा कि क्या बात है तो दादी माँ उस दिन तुम्हें क्यों डांट रही थी, तो उसने क्या बताया कि बाबूजी यह तो बड़े लोगों की आदत है और काम है कि छोटे लोगों को वो जरूर डांटते हैं, रुपए पैसे देते हैं तो डांट भी देते हैं। इस विवाह की बात विवाह से 4-5 दिन पहले मोहल्ला पड़ोस की स्त्रियां मिलकर पूरी रात विवाह के गीत गाती थी। बारात जाने के बाद रात भर महिलाएं जन्म से लेकर पुत्रोत्पन्न होने तक के प्रसंग नाटक द्वारा व्यक्त करती। नाटक की सभी पात्र महिलाएं होती थी। पुरुषों का इस प्रकार के आयोजन में प्रवेश वर्जित होता था, पुरुषों को नहीं जाने दिया जाता था। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी रात जागरण बना रहता था। बहुत ही आनंद का वातावरण होता था। आज भी यह परंपरा जीवित है। बीमारी के कारण लेखक बारात में ना जा सके। उसका ममेरा भाई दालान में सो रहा था। उसे देखकर महिलाओं ने अपनी नाराजगी दिखाई कि भाई यहाँ पे पुरुषों का आना तो वर्जित ही नहीं है और ये पुरुष यहाँ पर कैसे सो रहा है। तो बच्चों आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। आप अपनी किताब उठाकर एक बार पाठ को विस्तार से जरूर पढ़ें। जो मैंने आज आपको पढ़ाया है 9 पद्यांश तक आप जरूर पढ़ें। इस पद्यांश के कुछ कठिन शब्द हैं वो देखें और अपनी कॉपी में भी लिखें। जैसे विषूचिका, विषूचिका का अर्थ क्या होता है? हैजा या चेचक, जो कि बीमारी का नाम। तिताई, तिताई होता है कड़वापन।
अव्यक्त विलोप। तो हमने जो पद्यांश पढ़े हैं उन्हीं पद्यांशों में से मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, आपको इनके उत्तर करने हैं। पहला प्रश्न है, दादी माँ को दवा की कितनी किस्मों के नाम याद थे? कितनी किस्मों के नाम याद थे दादी माँ को? दादी माँ को 50 किस्मों के नाम याद थे। कितनी किस्मों के? 50 किस्मों के नाम याद थे। लेखक को, दूसरा प्रश्न है, लेखक को बीमार होने पर किसकी याद आती थी? किसकी याद आती थी? जब लेखक बीमार हो जाया करते थे तो लेखक को किसकी याद आती थी? लेखक को बीमार होने पर अपनी दादी माँ की याद आती थी। धन्नो, प्रश्न नंबर 3 है, धन्नो किसका नाम था? किसका नाम था धन्नो? धन्नो किसका नाम था? धन्नो नाम था रामी की चाची का। किसका नाम था? रामी की चाची का। प्रश्न नंबर 4, पास के कोने में दुबकी खड़ी थी। कौन खड़ी थी? पास के कोने में दुबकी कौन खड़ी थी? कौन खड़ी थी पास के कोने में? दुबक्कर। दुबक्कर यानी चिपकर, चिपककर। कौन खड़ी थी? रामी की चाची। रामी की चाची। प्रश्न नंबर 5, रामी की चाची के घर किसकी शादी है? किसकी शादी थी रामी की चाची के घर? रामी की चाची के घर किसकी शादी है? रामी की चाची के घर उसकी बिटिया की शादी है। किसकी? उसकी बिटिया की शादी। प्रश्न नंबर 6, रामी की चाची को देखकर दादी माँ पीछे क्यों हट गई? क्यों हटी थी? क्या बताया था लेखक ने? रामी की चाची को देखकर दादी माँ पीछे इसलिए हट गई क्योंकि वो अभी अभी नहाकर आई थी। दादी माँ थी वो छुआछूत को मानती थी। रामी की चाची एक नौकरानी थी तो उसको छोटा समझती थी, इसलिए वो उसे नहाने के बाद अपने पैर स्पर्श नहीं करने देना चाहती थी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पद्यांश समझ में आया है। सभी बच्चे अपनी HW कॉपी में, वही पार्ट 2 चल रहा है अभी हमारा, पार्ट 2 में आगे काम करेंगे। शब्दार्थ करके इन प्रश्नों के उत्तर सफाई से अपनी HW कॉपी में करेंगे। आगे पार्ट को जानने के लिए इससे अगली वीडियो से हम जुड़े रहेंगे, अगली वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।